तो ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 5। इसके बाद एक और वीडियो आएगा वीडियो नंबर 6, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 में जो भी बचा कुछ सेगमेंट है उसको कंप्लीट कर देंगे और 6 वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 के होंगे। मुझसे बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये बार बार बात कर रहे हैं कि सर हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आप बताइए। अकाउंटिंग टर्म्स को समझने के पहले अकाउंटिंग का मतलब समझना जरूरी था और वो चैप्टर नंबर 1 में बहुत क्लियर हमने समझ लिया है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मतलब जान रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में, और इसके बाद मैंने आपसे कहा कि एक वीडियो और बचेगा और उसके बाद जब हम अगले वीडियो में जाएंगे, अगले सेशन में जाएंगे, अपने चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे, तो अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज वीडियो नंबर 5 है और आज का डिस्कशन जो है वो अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। एवरीथिंग हैज टू साइड। एक आप देखेंगे दिया तले अंधेरा होता है, तो दिया जल रहा है वहां उजेला है, मतलब वो हमारे लिए एडवांटेजेस है, और उसी दिए के नीचे अंधेरा है मतलब डिसएडवांटेजेस है। तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लिमिटेशंस हैं, वहां पे कुछ दोष हैं हमारे अकाउंट्स में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग के बहुत सारे यूज हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक बात बार बार कही है कि 100 मर्ज की एक दवा है, लाखों मर्ज की मैंने कहा है कि एक दवा है, और वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने के बाद में बिजनेसमैन को तो फायदा होता ही है, साथ में बिजनेसमैन के अलावा बहुत सारी पार्टीज एसोसिएटेड होती हैं बिजनेस के साथ में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो हमारे मनी लेंडर्स हो जो हमें पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे हम गुड्स लेते हैं, मतलब हमारे सप्लायर, हमारे कस्टमर। सोसाइटी में बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जिनको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में इंटरेस्ट होता है, हमारे अकाउंट्स देखकर वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ बात करेंगे। पहला एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को संभालने के लिए बहुत सारे मैनेजमेंट के लोगों की जरूरत पड़ती है। बिजनेस में जो टॉप लेवल होते हैं, जो ओनर्स होते हैं वो होते हैं, इसके अलावा डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के बड़े बड़े डिसीजन मेकर्स होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी के वर्कर्स होते हैं। तो इन सब लोगों से मिलकर ही बनता है मैनेजमेंट। अब बिजनेस में कुछ फ्यूचर में करना है, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि प्लानिंग का सिंपल मतलब है कि आज हम जहां खड़े हैं उसमें हमने अपने पिछले पुराने तजुर्बे, पास्ट एक्सपीरियंस और जो एट प्रेजेंट हम काम कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्सचर करके हम फ्यूचर के लिए कुछ नई चीज़ तैयार करते हैं, जिसमें हमने जो गलती पास्ट में कर दी थी या एट प्रेजेंट में हमने जो गलती कर दी है, इनको रिमूव करते हुए हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम मैनेजमेंट के साथ सारे लोगों को मिलाकर ही प्लानिंग करते हैं कि भाई फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि अपने बिजनेस में कंट्रोल करते हैं हम। कई चीज़ें होती हैं जो हमने सेट की थी और उस कंट्रोल के बाहर हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको पॉकेट मनी है और आपको लगता है कि नहीं यार ये पॉकेट मनी इस महीने लगता है लास्ट तक नहीं इसको हम पूरा वहाँ पर इसको कंप्लीट कर पाएंगे, पूजा पाएंगे। ऐसे केस में आप क्या करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं कुछ खर्चों को कम कर दो, तो कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग भी हम कर पाएंगे अगर हम प्रॉपर तरीके से अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस में हर वो पर्सन जो चीज़ों को मैनेज करता है मैनेजर कहलाता है, और मैनेज करने वाले लोगों से मिलकर ही बनता है मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें हम इसको सही तरीके से अगर मेंटेन करते हैं तो हम बिजनेस में मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में कर सकते हैं। मतलब इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस सही दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 लिखा है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। दो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, आप देखिए, लिखा है कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक। कंप्लीट का मतलब होता है बिजनेस में हम लोगों ने देखा है कि जो बिजनेस के लिए हम किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसका बिजनेस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन जिनको रिकॉर्ड करते हैं उनका कंप्लीट होना जरूरी है। उनमें ऐसा ना हो जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी या कोई ट्रांजेक्शन थी, बिजनेस में कोई लेन देन हुआ और उससे हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो कंप्लीट का मतलब हो गया कि सारे एस्पेक्ट बिजनेस के, जो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट होते हैं, संबंध रखते हैं, उनको आपको रिकॉर्ड करना है। तो कंप्लीट रिकॉर्ड आप रख पाते हैं। और सिस्टमेटिक का मतलब हो गया है कि हम बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को, अकाउंटिंग फॉर्मूलाज को यूज करके, बहुत सारे वहाँ पे गोल्डन रूल हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे करना है, बहुत सारे अकाउंट्स हैं और उनके थ्रू हम रखते हैं। तो बहुत सारे गोल्डन रूल्स हैं, अपने जो टेक्निक्स है उनको फॉलो करते हुए काम करते हैं। तो सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड हम रख पाते हैं अगर हम सही तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। तो एडवांटेज है कि हमारा अकाउंट, अगर हम अकाउंट बना रहे हैं, सिस्टमेटिक बन जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंटिंग में हमारे लिए एडवांटेज है। इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आप बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने आप को फील करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार हमें वीकनेस हो रही है या हमारे अंदर कहीं पे टायर्डनेस हो रही है, तो ये आप अपने बारे में जान चाहते हैं। ठीक ऐसे ही बिजनेस के बारे में अगर आपको जानना है कि बिजनेस की हेल्थ कैसी है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितनी एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज़, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, कितने का हमने परचेस किया है एक कंप्लीट ईयर में, कितना का हमने सेल्स किया है, कितने एक्सपेंडिचर किए हैं बिजनेस में, बिजनेस के अलावा और कहीं से इनकम आई है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर है और ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को
समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और आप हो जाएंगे टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए एक अकाउंट बनाने से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं। इनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी। आप कंपेरेटिव दो चीज़ों का कर सकते हैं। कंपेरेटिव मतलब कंपैरिजन करना, तुलना करना, मतलब एक चीज़ का किसी दूसरे चीज़ से देखना कि भाई हम कम ज़्यादा है कि वो कम ज़्यादा है। और ये कंपैरिजन हो सकता है दो चीज़ों का। पहला, अपने ही बिजनेस का, अपने ही बिजनेस के अकाउंट से। ये कैसे पॉसिबल होगा भाई? आपने इस साल के अकाउंट्स बनाए हैं और इसका कंपैरिजन आप आगे के अकाउंट से तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपने भी आगे के अकाउंट्स तो जब होंगे तब बनाएंगे। तो अपने प्रेजेंट डेटा को हम प्रीवियस, जो हमारा पास्ट डेटा है, जो हमने पिछले साल अकाउंटिंग की थी, उससे कंपैरिजन करके बिजनेस के बहुत सारे वहाँ पे चीज़ों को जान सकते हैं कि हमने पिछले साल कितनी सेल्स की थी, इस साल हमारी सेल्स कितनी है, लास्ट ईयर हमने कितने का एक्सपेंडिचर किए थे, कितने खर्चे किए थे, कितनी इनकम की थी, कितने का उधार लिया था, कितना किसको दिया था, कितने की एसेट्स लायबिलिटी। ये सब चीज़ें आप लास्ट ईयर के डेटा की या और पिछले कई साल के डेटा के साथ कंपेयर करके अपने बिजनेस के चेक कर सकते हैं ग्रोथ को। अगर लगातार हमारी सेल्स बढ़ रही है, हमारी एसेट्स बढ़ रही है, हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बिजनेस ग्रोथ की ओर जा रहा है, मतलब आप वहां पे टेंशन फ्री होकर रह सकते हैं कि हाँ बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर यही हम कंपैरिजन करने के बाद अपने ही बिजनेस से करते हैं तो देखते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का प्रॉफिट कम हो गया है, एसेट्स नहीं बढ़ी हैं, लायबिलिटीज बढ़ गई हैं, हमने ज़्यादा लोन ले लिया है, तो आप इनमें भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये आपके लिए हो जाएगा काम का। तो अपने बिजनेस से कंपैरिजन पहला, और दूसरा अपने बिजनेस का अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस से भी कंपैरिजन आप कर पाएंगे अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की है। तो अपने कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि कॉम्पिटिटर ही है जिससे हमको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। कॉम्पिटिटर वो होता है जो सेम नेचर ऑफ बिजनेस कर रहा होता है, सेम स्केल में। अब बिजनेस कॉम्पिटिटर कर रहा है और कॉम्पिटिटर हमेशा चाहता है कि वो हमें डिफीट कर सके। ऐसा नहीं है कि हम कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, हम भी किसी के कॉम्पिटिटर है, हम भी उससे चाहते हैं कि हम उससे हमेशा आगे निकले। तो जो आगे निकलने की भूख है, हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, बिजनेस को ज़्यादा फैलाने की जो भूख है, वो हर बिजनेसमैन में होती है। और कॉम्पिटिटर्स कैसी पॉलिसी बना रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजीज है, वो कैसा सोच रहे हैं, वो क्या स्टेप लेने वाले हैं मार्केट में, ये सब चीज़ें आप कंपैरिजन करके उनके स्टेटमेंट अकाउंट्स के जो अकाउंट है, उनके अकाउंट के स्टेटमेंट को अपने अकाउंट के स्टेटमेंट से कंपैरिजन करके उनके सीक्रेट जानने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो कंपैरिजन कर सकते हैं। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। आपको अगर बैंक से लोन चाहिए या कोई भी जो पर्सन है आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसा आपके बिजनेस में आपको लोन दे सकते हैं। लोन का मतलब हो गया कि आपको कोई भी लोन मिलेगा तो वो आपकी बिजनेस की हेल्थ को देख के, मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देख के लोन मिलेगा, आपको देख के लोन नहीं मिलने वाला है। बिजनेसमैन कितना भी अच्छा हट्टा कट्टा देखने में, कितनी भी अच्छी बात करता हो, कितना स्मार्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस के लिए लोन मिलेगा जब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होगी स्ट्रांग, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी तो कोई भी आपके अकाउंट्स को देख के तुरंत बोलेगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हेल्दी बिजनेस है, तो आपको लोन मिल जाएगा। तो आप अगर अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो आपके बिजनेस के लिए फंड का कलेक्शन जो है, चाहे वो लोन के फॉर्म में हो या कोई इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो आसानी से हो सकता है। और कोई भी आपके अकाउंट्स को देखकर आपको लोन देने के लिए, अगर आपके अकाउंट्स अच्छे हैं, सही हेल्दी वे में बने हैं, तो वो हो सकता है कि आपको लोन आसानी से मिल जाए। हेल्पफुल इन डिडक्टिंग द एरर्स एंड फ्रॉड। अभी फ्रॉड और एरर को डिडक्ट करने में, मतलब उसे पहचानने में, उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें एरर और फ्रॉड में डिफरेंस पता होना चाहिए। एरर का मतलब होता है कि एक ह्यूमन बीइंग है और इसका नेचर है कि कई बार हम गलती कर देते हैं। अब हमसे गलती क्या हो गई भाई, हमने काम करते करते कई बार या तो न्यूमेरिकल में कहीं पर लिख रहे थे 10,000 रुपीज़ और गलती से एक जीरो के साथ में वो 1 लाख रुपीज़ हो गया, या 1 लाख लिखना था 10,000 हो गया। तो ह्यूमन नेचर है, एरर हो सकता है। एरर जो होता है वो प्री प्लान तरीके से नहीं किया था, वो बस हो जाता है, गलती हो जाती है। और ऐसे में अगर हम प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते तो ऐसी गलती को हम जब बाद में अकाउंट्स का रीचेक कर रहे होते, हिसाब मिला रहे होते हैं, तो अगर हिसाब नहीं मिलता है मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, और ऐसे एरर को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमने अकाउंटिंग की। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा जो फ्रॉड होता है, एरर और फ्रॉड में डिफरेंस है। एरर तो मैंने कहा ह्यूमन नेचर है कि गलती हो गई, हमने उसके बारे में सोचा नहीं था। लेकिन जो फ्रॉड होता है, फ्रॉड को वेल सिस्टमेटिक प्लान तरीके से किया जाता है, और जितनी आसानी से एरर फाइंड आउट हो जाता है उतनी आसानी से फ्रॉड फाइंड आउट नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसे गोलमोल घुमा के किया जाता है कि हर किसी को एकदम से समझ में आए कि इसमें एरर है या फ्रॉड है। तो फ्रॉड को समझने के लिए अगर हम सही तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं और लास्ट में हमारा हिसाब नहीं मिलता है, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि भाई बिजनेस में हुआ है फ्रॉड। हालांकि फ्रॉड के केस में लोग हिसाब भी टैली, मतलब जो अकाउंट्स का स्टेटमेंट होता है वो टैली कर लेते हैं, और फिर हमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम एरर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो एरर और जो फ्रॉड है उनको आप आसानी से डिडक्ट कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। और एविडेंस इन लीगल मैटर, कहीं आप फंस जाते हैं तो हमने देखा है कि जो कानून है वो अंधा है, उसकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, और उसको आप जो दिखाते हैं वही उसको सच समझता है। अगर हमने सही तरीके से अकाउंट्स बनाए हैं, फिर चाहे हमारे
कॉम्पिटिटर के साथ में हमारे जो पार्टीज़ हमसे एसोसिएटेड हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास में कभी कोई इशू हो जाता है, हम कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में अपने आप को प्रूव करना होता है, तो हमारे स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं इससे कहीं ज़्यादा जो वेटेज होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट का होता है। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं। हमने जिसको भी गुड्स बेचा था उसका हमने वहाँ पे बिल फाड़ के उसको दिया था। हमने प्रॉपर अकाउंट्स बनाए थे कि किस दिन कितने का गुड्स बेचा, किसको बेचा, क्या बेचा, सारे अकाउंट्स आपने बनाए हैं। आपके पास में सारे एविडेंस हैं और इन एविडेंस को आप सबूत के तौर पर अपने इसको जो आपने बनाए डॉक्यूमेंट, इनको आप कोर्ट में अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रूफ, अपने आप को सही साबित करने के लिए भी दिखाकर बच सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा बिजनेस में मैंने आपसे बताया बहुत सारे मर्ज की एक दवा है अकाउंटिंग, आप सही तरीके से करते हैं तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, एवरीथिंग हैज टू साइड, वन इज ब्राइटर, सेकंड इज डार्कर। डार्कर साइड भी है और कुछ डार्कर साइड के कम है, मैं आपको बता दूं, लेकिन हमें क्योंकि पढ़ना है, अगर आप सही तरीके से अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको एडवांटेजेस ही ज़्यादा दिखेंगे, डिसएडवांटेजेस कम दिखेंगे। लेकिन फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें से पहला है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। इन्फ्लुएंस्ड बाय मतलब प्रभावित होता है किससे? पर्सनल जजमेंट से। अकाउंट्स में एक लिमिटेशन है, होता क्या है कि भाई ये कैलकुलेटर है, अब ऐसा मानना है कि भाई जिस तरीके से मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ उसके हिसाब से कैलकुलेटर 10 साल चलना चाहिए। हो सकता है मेरा कंप्यूटर सोचता हो कि नहीं मैं इसका कम यूज़ करता हूँ, ये 15 साल चलना चाहिए। कोई ज़्यादा यूज़ करता है उसके लिए 2 साल या 3 साल चलेगा। तो जो वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स है, हम किसी भी एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, ये कितने सालों तक चलेगी, हमारे बिजनेस में इसकी एग्जिस्टेंस कितने दिनों तक रहेगी, ये हमारे या हमारे कंप्यूटर के पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिफर करता है बिजनेस टू बिजनेस, पार्टी टू पार्टी, नेचर टू नेचर बिजनेस के, तो डिफर करता है। तो ऐसे में अगर हम चाहें कि हम एक वहाँ पे समरी जनरेट कर पाएँ कि भाई सारे बिजनेस में है उसमें इस एसेट्स की वैल्यू इतने दिनों तक रहेगी, तो ये बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार हम करते हैं कि भाई अपने बिजनेस में जो स्टॉक्स होता है, जो लास्ट में अनसोल्ड स्टॉक रहता है, जो बच जाता है गुड्स, उसके बारे में बात करते हैं। उसका रेट क्या होगा, मार्केट प्राइस पे हम कंसीडर करेंगे कि जो रेट अभी हमारे बिजनेस में हमने परचेस किया था उस रेट पे हम कंसीडर करेंगे। तो ये पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा बिजनेस में हम अपने बात करते हैं कि पैसा डूब रहा है, जिसे हम प्रोविजन कहते हैं कि हमारा जो पैसा डूब रहा होता है, बिजनेस करेंगे तो उधार आपको बेचना पड़ेगा, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, और जब आप गुड्स को क्रेडिट में बेचेंगे तो बहुत सारा पैसा उसमें से रिकवरी नहीं भी हो पाता है। रिकवरी क्यों नहीं हो पाई, उसकी वजह क्या है, ये सबके अपने अलग अलग रीजंस होते हैं जो कि पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पर्सनल जजमेंट में वेरी करते हैं, और ऐसा जब होता है तो ऐसे में हमारे बिजनेस की लिमिटेशन बन जाती है कि हम बिजनेस का सही पिक्चर नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, ये लिमिटेशन बनती है। दूसरा लिखा है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट है, मैंने आपसे कहा कि अभी देखा कि सिस्टमेटिक अकाउंट्स मेंटेन कर पाते हैं हम अगर हम बिजनेस में सही तरीके से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग रूल्स हैं, अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं, मेथड हैं, फॉर्मूला है, उनको एप्लीकेबल करते हैं। लेकिन होता ये है कि जब हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हैं ना, तो कई बार अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होती है वो एक ऐसे बिजनेस से इन्फ्लुएंस्ड होती है जिसका हमारे बिजनेस से लेना देना ही नहीं है। एक जनरल टेंडेंसी की बात करते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस कहीं पे एक्सेप्शनल केस में फंस जाता है, लेकिन हमको फॉलो वही वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को करना है। और ऐसे केस में होता ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो बातें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में नहीं मैच कर रही होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक कंसेप्ट है अकाउंटिंग में, एक प्रिंसिपल है जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि कैलकुलेटर आज से 5 साल पहले मैंने अगर 300 रुपये में खरीदा था, तो ये बात पक्की है कि पिछले 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और आज इसकी वैल्यू लगातार यूज़ करने से घिस गई है, जिसको हम डिप्रिशिएशन कहते हैं अपने अकाउंटिंग टर्म में। अब ये डिसाइड करना है मुझे कि 5 साल पहले मैंने इसको 300 रुपये में लिया था और आज इसकी वैल्यू घटने के बाद में 100 रुपये है, मेरे लिए 100 रुपये है, क्योंकि मैंने इसको हर साल डिप्रिशिएशन एक रेट से लगाते हुए दिखाया है। लेकिन हो सकता है मार्केट में ये 100 रुपये में भी ना बिके, मार्केट में ये 50 रुपये में भी बिके। ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि मैंने जिस कैलकुलेटर का अपने बुक्स में रेट 100 रुपीज़ दिखाया है, मार्केट में उसी का रेट 50 रुपये है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से, अकाउंटिंग कंसेप्ट की वजह से है कि मैंने तो जो अपने एसेट्स की वैल्यू डिटरमाइन की है वो कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए की है, लेकिन मार्केट में ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, और मजबूरी ये है कि हम जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करके बनाने हैं। तो ये एक हमारे लिए लिमिटेशन हो सकती है, डिसएडवांटेज हो सकता है। इसके अलावा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस में ऐसा माना गया है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कभी भी डिस्क्लोज नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट अगर आपको जानना है कि बिजनेस में कितने की एसेट्स थी या कितने की एग्जैक्ट लायबिलिटी थी, कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ, तो वो एक ही टाइम पता चल सकता है जब हमारा बिजनेस बंद हो रहा होता है, और बिजनेस बंद करने के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो एक ऐसी बात कहीं पर फंस जाती है कि अगर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाननी है बिजनेस के बारे में कि भाई एग्जैक्ट क्या है, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक ह्यूमन बींग को कितने टाइप की बीमारी है ये डायग्नोस कर पाना मुश्किल है। जो मेजर इशूज़ हैं किसी भी पर्सन में कि भाई तुमको मेन ये बीमारी है, तुमको ये बीमारी, लेकिन उसके छोटी छोटी बीमारियों
का इलाज कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है और सबके बारे में जान पाना पॉसिबल नहीं है। उनके बारे में आप तभी जान पाएंगे जब आप सही तरीके से डायग्नोस करेंगे बिजनेस को बंद करने के बाद में। तो ये हमारे लिए एक लिमिटेशन है। इसके अलावा लिखा है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना, छोड़ देना। बिजनेस में हम सिर्फ उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसका हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब जिसका हमने देख लिया कि भाई हाँ ये इतने हज़ार का, ये इतने लाख का, ये इतने करोड़ का है, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर लिया और उन्हीं को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन बिजनेस में नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन भी होती हैं जो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। मान लेते हैं हमारे बिजनेस में एक रामू काका नाम का एक पर्सन काम करता था। आज उसका बॉस से हो गया ईगो क्लैश। अब ईगो क्लैश होने के बाद में रामू काका जब हमारे बिजनेस से जुड़े हुए थे तो इतने रिलायबल पर्सन थे कि एक साथ में वो बहुत सारे लोगों का काम कर लेते थे और बहुत विश्वसनीय आदमी थे, मैंने आपसे बताया। लेकिन हो ये गया कि ईगो क्लैश होने के बाद वो हमारा बिजनेस छोड़ के चले गए। और जब वो हमारा बिजनेस छोड़ के चले गए तो हमने भी कह दिया गुस्से में कि जाओ यार, तुम्हारे बिना भी काम हो जाएगा। उनके जाने से भाई उनकी जो सैलरी, मैं तो उनको सिर्फ सैलरी देता था, अब उनके जाने से उनकी सैलरी मैं किसी और पर्सन को दूंगा तो सैलरी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरे बिजनेस से चला गया, जो एक ही टाइम में मल्टीटास्किंग कर लेता था वो पर्सन, अब वो मेरे बिजनेस में नहीं है और इसका डिसएडवांटेज मेरे बिजनेस में डेफिनेटली देखना पड़ेगा। और धीरे से हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट कम होने लगे, मेरे डिसीजन मेकिंग में कहीं पे कुछ कमी आने लगे एक पर्सन के जाने से। लेकिन क्योंकि कितना लॉस होगा और ये उसी पर्सन के जाने से है, इसका अकाउंटिंग वैल्यूएशन हम मॉनेटरी टर्म में नहीं कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन या बिजनेस में लॉस हो रहा है, उसकी मेन वजह क्या हो सकती है, बिजनेस में किसी चीज़ के प्राइस बढ़ जाने से कितने कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होंगे, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनका मॉनेटरी वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल नहीं होने की वजह से ये है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि मॉनेटरी वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है इसलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन को हमें छोड़ना पड़ जाता है अकाउंट्स बनाने में, जो हमारे बिजनेस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर वहां पे शो नहीं करते हैं। इसके अलावा लिखा है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि इस कैलकुलेटर को मैंने आज से 5 साल पहले लिया था, मतलब पास्ट में लिया था, मतलब हिस्ट्री अगर हिस्ट्री चेक करें तो ये आज से 5 साल पहले का है। 5 साल पहले ये कैलकुलेटर मुझे कितने का पड़ा था, तो ये 5 ईयर पहले जितने का पड़ा था, जिस रेट पे मुझे पड़ा था, वही इस कैलकुलेटर की ये एसेट्स है मेरी, और ये मेरी एसेट्स की कहलाएगी हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन आज मैंने इसको 5 साल यूज़ करने के बाद में लगातार इसके बटन घिस रहे हैं, जिसको हम घिसावट बोलते हैं, जिसको हम डिप्रिशिएशन बोलते हैं अपने अकाउंटिंग टर्म में। और डिप्रिशिएशन लगने से डेफिनेटली इसकी वैल्यू अब उतनी नहीं रह गई है जितनी 5 साल पहले थी। अब ऐसे केस में हुआ है कि भाई इसको रिकॉर्ड किस रेट पे करना है, तो मैं तो इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ हर साल, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज का डिप्रिशिएशन लगाने के बाद में। तो हम अपनी एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे सही प्राइस तो हम रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे हैं, और जब सही प्राइस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस का ट्रू फेयर पिक्चर कैसे, एग्जैक्ट क्या पोजीशन है बिजनेस की, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है फाइंड आउट करना। इसके अलावा अफेक्टिंग बाय विंडो ड्रेसिंग। हम लोग जब फोटो खींचते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में, व्हाट्सएप में अपना उसको प्रोफाइल पिक्चर या डीपी लगाते हैं, तो हम उसको और अच्छे से फिल्टर यूज करके अच्छे से दिखना चाहिए, हम अच्छे से दिखें, कहीं दाग धब्बे से गायब कर लें, मतलब हम वो दिखाना चाहते हैं जो सामने वाले को देख के अच्छा लगे। ठीक ऐसे ही अकाउंट्स वो होते हैं जो बिजनेस को ट्रू एंड फेयर पिक्चर को नहीं दिखाते हैं। बिजनेस में हम वही दिखाना चाहते हैं जिसको सामने वाला देख के खुश हो जाए, जो हमारे बिजनेस से डील करना चाहे। मतलब बिजनेस के जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको हम सबको हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। होता कैसे है, बिजनेस में बहुत सारे लोन्स होते हैं, बिजनेस में कई बार प्रॉफिट ना होकर लॉस हो जाता है, और हम अकाउंट्स जब बनाते हैं अपने अकाउंट्स में हम इन चीज़ों को गायब कर देते हैं। हम अकाउंट्स को गलत तरीके से मैनिपुलेटिव वे में बना लेते हैं, गलत तरीके से अकाउंट्स बनाकर हम लोगों के सामने दिखाते हैं और लोग उन अकाउंट्स को देखकर हमारे साथ डील कर लेते हैं, हम उनके साथ धोखा कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर बताया, एडवांटेज है कि आपको लोन लेना है तो आप अपने अकाउंट्स को दिखा के लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर यही गलत तरीके से आपने अकाउंट्स बनाए और सामने वाला इस भरोसे में आपको पैसा लोन दे रहा है कि आपके अकाउंट सही हैं, तो डेफिनेटली आप उसके कर रहे हैं धोखा। तो विंडो ड्रेसिंग एक बड़ा लिमिटेशन है जिसमें हम अपने बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन को न दिखाकर उसको बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से सजा सवार कर दिखाते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। हम गलत इंफॉर्मेशन दिखाकर लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं और बाद में धोखा ही रह जाता है उनके साथ में। तो ये एक बड़ा लिमिटेशन है। और लास्ट लिखा है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। जब आपके इतने सारे लिमिटेशन देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए, तो किसी भी बिजनेस के बारे में सही तरीके से फोरकास्टिंग कर पाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने वहाँ पे विंडो ड्रेसिंग कर दी है, आपने चीज़ों को हिस्ट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है, आपने क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया है, आपने इन्फॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं की है, आपने पर्सनल जजमेंट को ले लिए हैं, और अकाउंटिंग कंसेप्ट भी कई बार हमारे लिए वहाँ पे लिमिटेशन के लिए बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर हम बात करते हैं कि फोरकास्टिंग मतलब बिजनेस के बारे में पूर्वानुमान लगाना कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, मतलब सही तरीके से भविष्य को चेक करना, फ्यूचर को देखना कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, एग्जैक्ट वे में पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हम इन सारे जो है लिमिटेशन के साथ चलते हैं। लेकिन यही
नहीं फोरकास्टिंग कर पाना, बहुत सारे फोरकास्टिंग एकदम एग्जैक्ट होती हैं, पॉसिबल हो पाती हैं, क्योंकि वो अगर हम एडवांटेजेस की तरफ से चलते हैं तो हो सकती हैं। बिजनेस को हम प्योर जो साइंस होता है उसको कंसेप्ट को लेकर नहीं चलते हैं, यहाँ पे हमें आर्ट को भी अप्लीकेबल करना पड़ता है, पर्सनल जजमेंट जैसे कि मैंने बताया। लेकिन जो साइंस होता है उसमें पर्सनल जजमेंट नहीं होता है। साइंस में तो जो बात हो गई वो हो गई, लेकिन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ वेरिएशंस आती हैं जो हमारे लिए लिमिटेशन बन जाती हैं, और ये है एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन है, अच्छे से समझिएगा। और नेक्स्ट वीडियो नंबर 6, जिसमें हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हम मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ में, चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म में। वहां से फिर मैं आपसे मिलूंगा। इस वीडियो को देखिए, कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करिए, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए हर बार छोड़ देता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको देखिए, समझिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।